हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 6 की सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, जो हमारे देश की सरकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट मैंशन सेवरल टाइम। आपने बहुत बार सुना होगा गवर्नमेंट वर्ड के बारे में। ठीक है, देश की सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने बहुत बार सुनी होंगी। सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट इज़ एंड द इम्पॉर्टेंट रोल्स इट प्लेज इन आवर लाइफ्स। तो आप इस चैप्टर में यही पढ़ोगे कि गवर्नमेंट क्या है और क्या इम्पॉर्टेंट रोल है जो ये हमारी लाइफ में प्ले करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, ठीक है, और वो कैसे डिसाइड करती है कि क्या चीज़ें करना चाहिए, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, जैसे कि मोनार्चीज़ और डेमोक्रेटिक्स, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, एवरी कंट्री नीड अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट द थिंग्स डन। दिस कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड एंड स्कूल्स और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियंस व्हेन दे गॉट टू एक्सपेंसिव और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, यहाँ पे बोल लिया है कि हर कंट्री को एक गवर्नमेंट, एक सरकार की ज़रूरत है जो कि क्या करे, डिसीज़न ले कि जो चीज़ें हैं वो कैसे करनी है। ठीक है, सारी चीज़ें जो कंट्री में करनी है वो कैसे करनी है, जो सरकार है वो डिसीज़न ले। तो जो डिसीज़न हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो रोड्स है वो कहाँ पे बनानी चाहिए। लाइक जैसे आपको कभी रोड बनानी है, स्कूल बनाने हैं, तो कहाँ पे रोड बना सकते हो आप, कहाँ पे स्कूल बना सकते हो, ये डिसीज़न कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, कभी मान लीजिए सब्जी में प्याज के होते हैं ना, कभी कभी रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसके रेट कैसे कम करने हैं, प्राइस के रेट जो है गवर्नमेंट को बोलते हैं ना, गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें करती है। या फिर जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी का, हर किसी के घर पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचे, ये सारी चीज़ें कौन करता है, गवर्नमेंट ही करती है। सो द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शन ऑन मैनी सोशल इशूज़। फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम टू हेल्प द पुअर। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या है, और भी बहुत सारे सोशल इशूज़ जो होते हैं ना, मतलब हमारी सोशली जो आस पास रह रहे हैं लोग, ठीक है, उनमें जो प्रॉब्लम आती है उसको भी गवर्नमेंट सॉल्व करता है। जैसे कि कुछ बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने रन किए हैं जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनकी मदद हो सके, या कि ठीक है, और ऐसे भी बहुत सारी चीज़ जो है गवर्नमेंट करती है, जैसे कि रेलवे सर्विसेज, रनिंग पोस्टल, ये सारी चीज़ें क्या कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। सो द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज़। तो गवर्नमेंट का ये भी काम है कि जो हमारी देश है, ठीक है, उसकी बाउंड्री को, लाइक हमें क्या है, जैसे देश की एक सीमा होती है ना, फिर वहाँ से दूसरी कंट्री स्टार्ट हो जाती है, तो दूसरी कंट्री से क्या है, हमें बचा के रखे। या लाइक कभी जैसे हमला हो जाता है, पाकिस्तान वाले इंडिया पे हमला कर देते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखना कि कोई हमला ना हो, ठीक है, वहाँ से या कहीं से भी अपनी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है उससे हमें प्रोटेक्ट करके रखना। ये काम किसका है, गवर्नमेंट का है। और गवर्नमेंट का ये भी काम है कि वो दूसरी कंट्रीज़ से क्या है, एक पीसफुल, एक अच्छा रिलेशन बना के रखे, ताकि कभी उन कंट्रीज़ की हमें ज़रूरत हो तो वो हमें हेल्प कर सकें। ठीक है, या फिर उन्हें हमारी ज़रूरत हो तो हम उन्हें हेल्प कर सकें। तो गवर्नमेंट का ये काम है। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। और गवर्नमेंट की भी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट ये मेक श्योर करे कि जितने भी सिटीज़न उसकी कंट्री में रह रहे हैं, जितने भी लोग इस कंट्री में रह रहे हैं, उनके पास इनफ खाना है खाने को, या फिर अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, ये भी गवर्नमेंट को देखना पड़ता है। और जब नेचुरल डिसास्टर्स आते हैं ना, जैसे कि सुनामी आती है और गवर्नमेंट अर्थक्वेक्स आती है, तो जो गवर्नमेंट है वो ही सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती है और हेल्प प्रोवाइड करती है कि इनको, उन अफेक्टेड लोगों को, मतलब जिनको इस डिज़ास्टर से नुकसान पहुँचा है। जैसे आपने सुना होगा ना, कई बार बरसातों के मौसम आते हैं, अलग अलग स्टेट्स में बोलते हैं ना, यहाँ पे बाढ़ आ गई, केरला में, उड़ीसा में सुनामी आ गई, अभी चल रहा था ये सारी चीज़ें। और जब केदारनाथ डिज़ास्टर था, आपने भी वहाँ भी देखा होगा कि कितना बड़ा फ्लड आया था वहाँ पे। ठीक है, तो जितने भी लोग अफेक्टेड थे या जितने लोग फंसे थे, गवर्नमेंट ने तो उनकी हेल्प करी ना, इंडियन आर्मी को भेजा, हमारी जो है आर्मीज़ वहाँ पे गई। ठीक है, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स वहाँ पे गई, उन सारे लोगों को बचाया वहाँ पे जो लोग फंसे थे, और उन लोगों को हेल्प भी करे। जैसे किसी स्टेट में मान लीजिए तूफान आ गया या बाढ़ आ गई, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी नुकसान हुआ है या वहाँ के लोगों को जो भी प्रॉब्लम पहुँची है या फिर उनका इलाज हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट ही देखता है। सो इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट। और आप ये भी देखते होंगे कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है कहीं पे, या फिर कोई पर्सन क्या क्राइम कर देता है, किसी का मर्डर या फिर कोई भी क्राइम कर दे,
तो देखते हैं ना आपकी कोर्ट में जाना पड़ता है उसे, तो कोर्ट भी क्या है, गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू दिस ऑल। अब आप ये भी सोच रहे होंगे शायद कि जो गवर्नमेंट है इतनी सारी चीज़ें कैसे करती होगी। क्या हमने ऊपर पढ़ा ना, गवर्नमेंट कितनी सारी चीज़ें कर रही हैं, सारे डिसीज़न ले रही हैं, कहाँ रोड बनानी है, कहाँ स्कूल बनाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो गया, सोशल इशूज़ पे काम करना, ठीक है, और दूसरी कंट्री से अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना, और नेचुरल डिज़ास्टर से लोगों को प्रिवेंट करना, कोई अफेक्टेड हो गया तो उसकी हेल्प करना, ठीक है, ये मेंटेन मतलब ये चीज़ें इंश्योर करना कि देश का हर सिटीज़न जो है वो सही से खा रहा है और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ है। तो देखिए कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है गवर्नमेंट की। तो आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट है वो करती कैसे होगी, ठीक है, और ये सारी चीज़ें उनके लिए करना ज़रूरी क्यों है, ये भी सोच रहे होंगे। तो देखिए, व्हेन ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टुगेदर देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजन कैन बी मेड। जब ह्यूमन बींग एक साथ रह रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए ताकि क्या है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके बिहाफ पे डिसीजन लिया जाए। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाइड, और कुछ रूल्स बनाने चाहिए जो क्या हो, हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो। अगर कोई रूल्स नहीं होंगे, कोई लॉज नहीं होंगे, कोई नियम कानून नहीं होंगे, तो लोग फिर अपने मन की करने लग जाएंगे, उनको तो किसी का डर ही नहीं होगा ना। तो रूल्स भी बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट ही बनाती है ये रूल्स। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल द रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री सो दैट पीपल फील सिक्योर। अब जैसे कि हमें क्या करना है, जो रिसोर्सेज है उसको कंट्रोल करना है, या फिर जो हमारी कंट्री है उसको दूसरी कंट्री से बचाना, ताकि लोग क्या है, सिक्योर फील कर सके। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी ना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अटैक हो रहे इतने ज़्यादा, अगर कहीं से हमला होता है, गवर्नमेंट नहीं है या कोई भी स्टेप नहीं ले रहा है, तो फिर उस देश में जो लोग रह रहे हैं उन्हें उनका एक डर हो जाएगा ना, एक डर बन जाएगा कि कहीं कुछ हो गया तो गवर्नमेंट ये सारे चीज़ों को जो है देखती है और हेल्प करती है। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। तो गवर्नमेंट जो ये सारे डिसीज़न लेती है ना, वो लोगों के ही बिहाफ पे लेती है। मतलब जब जो जनता है वही क्या एक लीडर को चुनती है, इलेक्शन के थ्रू अपना लीडर चुनती है, फिर जो लीडर बनता है वो सारे डिसीज़न लेता है, और जो डिसीज़न मतलब लेता है और सारे लोग जो भी उसके टेरिटरी में, उसके एरिया में रह रहे हैं, उनसे बोलता है कि तुम ये सारे डिसीज़न को मानो। और ऐसा नहीं कि डिसीज़न बेकार होंगे, सभी लोगों के हित पे होते हैं और सही डिसीज़न लिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि एक ही तो गवर्नमेंट, अगर पूरे देश में एक ही तरीके की गवर्नमेंट है तो उसके लिए डिफ़िकल्ट है ना सारी चीज़ें देख पाना। हर जगह इतने स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है, तो हर स्टेट में देख पाना, फिर स्टेट के अंदर भी 10-15 हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट रहते हैं, तो एक ही गवर्नमेंट हो तो उसके लिए टफ पड़ जाएगा ये सारी चीज़ें हर स्टेट को, हर डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करना। तो इसलिए क्या होता है, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। Now that you know that the government is responsible for so many different things, can you think of how it managed to do all this? तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इतनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट को करनी है, तो कैसे मैनेज करती होगी गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है ना, जो गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग लेवल पे वर्क करती है, जैसे कि लोकल लेवल पे, लेवल ऑफ स्टेट और नेशनल लेवल। पढ़ा है ना आपने, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर लोकल गवर्नमेंट होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हमारे पीएम आ गए वहाँ पे, जहाँ पे, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, जो पर्टिकुलर स्टेट्स होते हैं वहाँ के जो सीएम हो गए, हेल्थ मिनिस्टर हो गए, और भी जो मिनिस्टर्स हो गए। और लोकल लेवल क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट में भी फिर अलग अलग गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट में भी होती है। स्टेट की एक पूरी गवर्नमेंट होगी, फिर स्टेट के अंदर कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो अपने डिस्ट्रिक्ट की भी एक गवर्नमेंट होती है, जैसे आपके मेयर, पार्षद, ये सारे लोग होते हैं ना आपके गाँव में। तो ये 3 लेवल पे गवर्नमेंट वर्क करती है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। और जो लोकल लेवल यही बताया कि आपके गांव में या फिर आपके टाउन, शहर में या फिर आपके लोकेलिटी में होती है ना, जैसे कि आपके गांव में होते होंगे, वहाँ पे नगर निगम में जो पार्षद होते हैं, मेयर लोग होते हैं ना, वो भी सरकार ही है, ठीक है। वो आपकी एरिया में, आपके मोहल्ले में जो भी चीज़ चल रही है उसे देखेंगे। आपके मोहल्ले पे कहाँ पे जैसे आपको रोड बनवानी है या कोई भी काम करना है कंस्ट्रक्शन से या कुछ भी करना है, तो आप पहले उन लोगों से पूछोगे, उनकी परमिशन मिलेगी, ठीक है, जो आपके एरिया के मेयर या पार्षद है, फिर जाके आप वो काम करोगे। अब इसके लिए आप सीधे तो दिल्ली में या फिर जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, पीएम के पास तो ये सारी चीज़ें लेके नहीं चले जाओगे ना।
इसी के लिए जो है गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पे डिवाइड की गई है। तो अगर लोकली आपको आपके एरिया पे प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपके जो उस एरिया के आपके जो गवर्नमेंट है आप उससे जाके बोलो। और अगर पूरे वर्ल्ड में पूरी कंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है पूरी कंट्री के अंदर, तो फिर वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है। किसी स्टेट में प्रॉब्लम आ रही तो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। सो द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन एंटायर स्टेट। और स्टेट लेवल मतलब वही हो गया कि एक पूरे स्टेट को देख रही है जो गवर्नमेंट। जैसे कि स्टेट होता है ना हरियाणा, असम, और नेशनल लेवल में आप देखोगे जो एंटायर कंट्री से रिलेटेड होती है। So let in this book you will read about how local level government function, and when you go into the next few classes you will learn about how government function at the state and central level। तो इस बुक में यहाँ पे आप पढ़ोगे, इस बुक में आप यही पढ़ोगे मोस्टली कि जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है आपके विलेज या टाउन में जो गवर्नमेंट है वो कैसे फंक्शन करती है, कैसे काम करती है। फिर जब आप अगली क्लासेस में जाओगे 7th 8th में, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये मैप दिखाया है इंडिया का, अलग अलग स्टेट्स यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड स्टेट्स दिखाई हैं। तो यहाँ पे हर स्टेट की क्या होगी, अलग अलग गवर्नमेंट होगी। फिर यहाँ पे ये मैप दिखा रखा है आपको कि इतने सारे जो स्टेट्स हैं इनके अंदर भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट है। तो उस डिस्ट्रिक्ट में क्या आपकी लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट प्रेजेंट रहेगी। जिस स्टेट में आप रहते हैं, जैसे आप देखिए आप उत्तराखंड में रहते हैं मान लीजिए, तो उत्तराखंड में देखिए इतने सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे इतने सारे उत्तराखंड में नैनीताल, उधम सिंह नगर, ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में प्रेजेंट है। तो वहाँ पे आप देखिएगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में भी लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग गवर्नमेंट होती है। अब देखिए लॉज एंड द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है या फिर जो लॉज बनाते हैं ना लोग, इसके गवर्नमेंट लॉज बनाती है, नियम कानून बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट मेक लॉज एंड एवरीवन हु लिव इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। जो गवर्नमेंट है वो हमारी कुछ नियम कुछ कानून बनाती है और जितने भी लोग कंट्री में रह रहे हैं सबको इन नियम कानून को क्या है फॉलो करना पड़ता है। दिस इज़ ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। यही एक तरीका है जिससे कि गवर्नमेंट क्या है फंक्शन अपना काम कर सकती है, क्योंकि अगर कोई नियम कानून नहीं होगा तो फिर लोग क्या है किसी को सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि किसी चीज़ का डर ही नहीं है फिर उनको। जैसे कि जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स डिसीजन। जैसे कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डिसीज़न बना सकती है, तो उसके पास ये भी पावर है कि वो डिसीज़न लोगों से कह सकती है कि तुम इन डिसीज़न को या नियम कानून जो बनाए गए हैं उसको लागू करो, उसको फॉलो करो, नहीं तो इसका जो है तुम्हें इसका कोई डिसएडवांटेज ही होगा तुम लोगों को। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, ठीक है, एक गवर्नमेंट मतलब कि कानून बना रही है और कैसे लोग उसे फॉलो भी कर रहे हैं। जैसे आपने एग्ज़ाम्पल लिया कि ये लॉ है कि जितने भी पर्सन क्या है मोटर व्हीकल को ड्राइव करेंगे उनके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। जितने भी लोग लाइक गाड़ी हो गया, स्कूटी, बाइक, कार, ये सारी चीज़ें चलाते हैं तो उनके पास अपना एक लाइसेंस होना चाहिए। ये गवर्नमेंट ने लॉ बना रखा है। So any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fine a large sum of money। तो अगर कोई भी ऐसा आदमी पकड़ा गया जो बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है तो उसे या तो जेल हो सकती है या फिर उसे क्या है बहुत बड़ा पैसा जो है फ़ाइन के तौर पे सबमिट करना है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है और लोग इसे मान भी रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं मानेंगे तो उसका फिर डिसएडवांटेज भी है, लाइक उन्हें जेल हो सकती है या फिर उन्हें पैसा देना पड़ सकता है। सो विदाउट दिस लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज, अगर ये सारे लॉ नहीं होंगे ना तो गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो उतना यूज़ नहीं होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कि हर बंदा जो गाड़ी चला रहा है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, लॉ बन गया, ठीक है, लेकिन अब इसका क्या है लागू कर रहे हैं जब तो इसके मतलब उसमें ये नहीं है कि ये फ़ाइन हो सकता है, ये इसका अगर आप नहीं करोगे तो ये चीज़ होगा। तो लोग फिर क्या है बस नियम बना दिया, अब उसका कोई लोग मान ही नहीं रहे उसको, क्योंकि डर ही नहीं है लोगों को किसी चीज़ का कि इसका कोई डिसएडवांटेज भी हो सकता है। बट अब जो लॉ बनाया है फिर उसके अगेंस्ट एक चीज़ भी रख दी कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपको ये डिसएडवांटेज होगा, आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो जो लोग हैं सारी चीज़ें मानते हैं गवर्नमेंट की। सो इन एडिशन टू any action that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed। तो जैसे गवर्नमेंट को के पास पावर है ना कि कोई भी एक्शन वो ले सकती है, अगर लोग उसका कहना नहीं मान रहे तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक्शन ले सकती है।
तो ऐसे ही लोगों के पास भी ये पावर है, अगर उन्हें लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर लॉ है जो कि फॉलो नहीं हुआ जा रहा है, तो लोगों के पास भी वो पावर है कि वो डिसीज़न ले सकते हैं। जैसे कि अगर किसी इंसान को लग रहा है, आप एग्जांपल ले लीजिए कि दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, ठीक है। जैसे कि अगर देखिए मैं आपको बता रही थी ना कि पर्सन को भी राइट है कि अगर उन्हें लग रहा है कि कोई लॉ बना तो दिया है पर वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो वो पर्सन पर्टिकुलर पर्सन भी उसके अगेंस्ट जो है बोल सकता है गवर्नमेंट से। जैसे कि एग्जांपल दे लीजिए, अगर किसी पर्सन को लग रहा है कि उसे जॉब नहीं मिल रही है उसके रिलीजन या फिर उसके कास्ट के वजह से, तो वो क्या है कोर्ट में जा सकता है और ये क्लेम कर सकता है कि जो लॉ है वो फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारे कंट्री में लॉ है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे लॉ है कि हर कोई पर्सन अगर वो लिटरेट है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, ठीक है, उनकी कास्ट या उनका रिलीजन नहीं देखा जाएगा, उनको हायर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी जगह पे ऐसा हो रहा है कि किसी पर्सन को उसके कास्ट के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रही है, रिलीजन के अकॉर्डिंग, तो वो कोर्ट पे जाके बोल सकता है इस लॉ के बारे में, और जो है कोर्ट ज़रूर उसकी हेल्प करेगा और ऐसी चीज़ें देगा कि क्या करना चाहिए वो बताएगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे आपको बताया है कि गवर्नमेंट के टाइप क्या हैं। जैसे कि द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट दिस इज इन अ कंट्री, और इसका आंसर ये है ना, दो तरीके की गवर्नमेंट हमारे कंट्री में दो तरीके की गवर्नमेंट होती है नॉर्मली, डेमोक्रेटिक होती है और एक मोनार्की होती है। तो इसका आंसर ये है कौन कौन सी। अब हमारे कंट्री में क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है ना, इन डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। अब डेमोक्रेसी जो होती है, अब इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो लोग ही होते हैं वो गवर्नमेंट को क्या है किसी भी चीज़ की कुछ भी करने की पावर देते हैं। They do this through election in which they vote for a particular person and elect them. Once elected, this person from the government in a democracy, the government has to explain its action and defend its decision to the people. अब देखिए, अब हमारी कंट्री है, यहाँ पे क्या है, नेता खुद तो नहीं बनता है ना, हमारी जो जनता है वही इलेक्शन में जिस नेता को वो चाहती है कि जो रिप्रेजेंटेटिव बने उसको वोट देगी, फिर उसके अकॉर्डिंग जो लीडर्स बने जाते हैं। तो लीडर कौन है, जनता ही तो चुन रही है, हमारे पास पावर है, हम वोट कर सकते हैं और जिस नेता को हम चाहते हैं कि हाँ वो बने नेता, ठीक है, उसको वोट दे सकते हैं। और जब एक बार नेता बन जाता है, ठीक है, तो फिर उस आदमी से क्या बनता है, गवर्नमेंट बनती है। फिर कोई पर्सन बन गया, ठीक है, तो फिर उससे हमारी गवर्नमेंट बनती है। और डेमोक्रेसी जहाँ पे होता है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जहाँ पे, वहाँ पे उस गवर्नमेंट को एक्सप्लेन भी करना पड़ता है कि उसने क्या है लोगों के लिए क्या क्या अच्छे काम किए हैं, ठीक है, लोगों के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। एक ये तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई। और दूसरी तरीके की जो गवर्नमेंट है वो है मोनार्की, ठीक है। अनदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्की, ठीक है। इस गवर्नमेंट मोनार्च किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। मोनार्च मतलब क्या है कि राजा और रानी होंगे कहीं पे जहाँ पे उनके पास पावर होगी कि वो डिसीजन ले और गवर्नमेंट को चलाए। द मोनार्च में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विद, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्च। तो जो मोनार्च है वहाँ पे हाँ कुछ लोग होंगे जो भी चीज़ करना है उस पर डिस्कस करें, लेकिन जो फाइनल डिसीजन मेकिंग होगी ना वो किंग और क्वीन के पास ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, जनता से उतना नहीं पूछा जाता है। जो मोनार्की गवर्नमेंट होती है, किंग और क्वीन के हाथ पे ही होता है कि क्या डिसीज़न लेना है। जैसे कि डेमोक्रेसी है, वहाँ पे कोई भी किंग और क्वीन नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है हम ही ने उसको चुना है। लेकिन जो मोनार्ची होती है वहाँ पे जो किंग और क्वीन है उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना होता है कि उन्होंने जनता के लिए क्या करा है, उनके हित पे क्या करा है, उन्हें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में आपको और बताया है और क्यों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ज़रूरत है। सो इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी, इंडिया आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपको भी मालूम है, ठीक है। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट फॉर अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। और इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके लिए बहुत ही स्ट्रगल किया है, ठीक है। इंडिया के बहुत से लोगों ने स्ट्रगल किया है तभी जाके इंडिया आज़ाद हुई है। क्योंकि आपको भी मालूम होगा इंडिया जो है
ब्रिटिशर्स का गुलाम था, अंग्रेज़ लोगों ने हम पे कब्ज़ा करा हुआ था। तो लोगों ने क्या है, हमारे देश के जो राष्ट्रवादी लोग हैं उन्होंने बहुत सारे अंग्रेज़ों से लड़े थे और फाइनली हमें आज़ादी मिली थी। तो जो हमें आज़ादी मिली है वो लोगों के स्ट्रगल से ही मिली है। आज़ादी मिलते ही हमारा जो कंट्री है ना वो डेमोक्रेटिक हो गई थी। तो यहाँ पे मतलब हर किसी को राइट था वोट करने का। तो ऐसे और भी प्लेसेस है वर्ल्ड में जहाँ पे क्या है, लोगों ने स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी मतलब वो होता है ना कि डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे हर कोई पर्सन इक्वल है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रीजन का हो, ठीक है, और हर किसी पर्सन को वोट देने का राइट है, या वो आदमी हो, औरत हो, पढ़ा लिखा हो ना हो। जिस कंट्री में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वो है डेमोक्रेटिक कंट्री। सो you now know the main feature of democracy is that people have the power to elect their leader। तो आपको पता भी चल गया होगा कि डेमोक्रेसी का मेन फीचर ये है कि लोगों के पास पावर है कि वो अपने लीडर को चुन सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। पहले देश आज़ाद नहीं था तब लोगों के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो अपने जो लीडर को वो चुन सके, लेकिन देश आज़ाद हुआ, डेमोक्रेसी कंट्री में आए। तो की फीचर जो डेमोक्रेसी का है वो है कि हर पर्सन के पास राइट है कि वो अपने लीडर को चुन सकता है जो 18 से अबव है, 18 एज से। सो अगर आप एक छोटी सी डेफिनेशन लो डेमोक्रेसी की तो है इज़ रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी जो है वो लोग, हम ही लोग रूल कर रहे हैं ना, क्योंकि हम ही लोग तो लीडर चुन रहे हैं अपने लिए। सो द बेसिक आइडिया इज़ दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ दिस रूल। तो बेसिक मतलब यही है कि जो लोग हैं वही क्या है, अपने लिए नेता चुन रहे हैं। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आर टाइम्स आर यूजुअली रिफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। तो हमारे टाइम पे क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, हम लोग अपने बिहाफ पे किसी लीडर को चुन रहे हैं कि हाँ हमारे जो भी काम होंगे वो ये लीडर करेगा। हमने एक रिप्रेजेंटेटिव अपना वहाँ पे रख दिया है कि हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, कुछ भी चीज़ करानी होगी, हमारे बिहाफ पे जिस लीडर को हमने चुना है वो करेगा। तो यहाँ पे वही बोला है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल डायरेक्टली चीज़ें नहीं करता है अपने लिए जो काम करना होता है, इंस्टेड वो क्या एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर देगा इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू, और जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ये क्या करेगा, डिसीज़न लेगा पूरे पॉपुलेशन के लिए। तो these days the government cannot call itself democratic unless it allow what is known as universal adult franchise। तो इस टाइम जो है, ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते हैं, जो मतलब उस गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकते हैं कि वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है, जब तक कि वो गवर्नमेंट क्या नहीं बोले कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को जब तक वो फॉलो ना करे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब ये होता है कि हर कोई आदमी, देश का हर कोई सिटीज़न जो 18+ है, फिर चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ठीक है, मेल फीमेल किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रीजन का हो, इलिटरेट हो, उसे राइट है वोट देने का अगर वो 18+ है और इंडिया का सिटीज़न है। तो इसमें यही बोला है कि गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक तभी बोलेंगे जब क्या है वो ये चीज़ देता है कि हर किसी को राइट है वोट का, ठीक है। बट इट वॉज़ नॉट ऑलवेज़ लाइक दिस, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप बिलीव कर सकते हो कि पहले भी एक टाइम ऐसा भी था, मतलब जब हम आज़ाद नहीं हुए थे हमारी कंट्री, ठीक है, तब एक ऐसा टाइम था जहाँ पे वो गवर्नमेंट है वो औरतों और या फिर पुअर लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देती थी इलेक्शन में, ठीक है। और उस टाइम पे क्या होता था, सिर्फ गवर्नमेंट उन्हीं लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका देती थी। वो ऐसे आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी हो या फिर जो एजुकेटेड हो उन्हें मौका मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो वुमेन है या फिर जो गरीब लोग हैं जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है और जो अनएजुकेटेड हैं उनके वोट देने का अधिकार नहीं है। पहले गवर्नमेंट में ऐसा हुआ करता था। द कंट्री वॉज गवर्न बाई रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, और जो ये कंट्री में वही रूल और रेगुलेशन चलते थे जो कुछ आदमी लोगों के द्वारा गवर्न किए जा सकते, जैसे कि वही आदमी वोट करेगा जिसके पास या प्रॉपर्टी हो या फिर क्या हो, वो पढ़ा लिखा हो। औरतों को तो अधिकार ही नहीं था वोट देने का पहले। तो इंडिया में भी था जब इंडिपेंडेंस से पहले ना, जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, इंडिया तो क्या है आज़ाद होते ही इंडिया में डेमोक्रेसी आ गई थी। यहाँ पे बोल दिया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, हर कोई सिटीज़न 18 से ऊपर वोट दे सकता है। तो इंडिया जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले क्या था, सिर्फ एक स्मॉल माइनॉरिटी थी ग्रुप की जिसको कि अलाउ था कि वोट वो है क्या है वोट दे सकते हैं। तो जब
बहुत से लोगों ने और गांधी जी ने ये देखा कि भाई ये क्या है कि सिर्फ वही आदमी दे सकता है वोट जो पढ़ा लिखा है या जो एजुकेटेड है। उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं लगी। वो ये सारी चीज़ को देख के उन्हें बहुत ही शौक लगा और उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही अनफेयर हो रहा है, ये चीज़ सही नहीं हो रही है। तो उन्होंने डिमांड किया कि हर एडल्ट को, एडल्ट मतलब 18+ जो है, उसे वोट देने का अधिकार है। इसका ही मतलब है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो एक जर्नल यंग इंडिया में 1931 में, ठीक है, महात्मा गांधी ने ये लिखा है कि आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट। कि मेरे को ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि वो आदमी जिसके पास पैसा है सिर्फ वो ही वोट दे सकता है, लेकिन वो आदमी क्या, जिसका अच्छा कैरेक्टर है, जो सच्चा इंसान है, पर उसके पास पैसा नहीं है, लिटरेट नहीं है, तो वो वोट नहीं दे सकता। ये तो एकदम अनफेयर है ना कि सिर्फ वही आदमी वोट दे रहा है जिसके पास पैसा है, बट वो आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन अच्छा आदमी है, सच्चा आदमी है, उसको तो कोई अधिकार ही नहीं है वोट देने का। या फिर वो आदमी जो ऑनेस्टी से काम करता है, अपने खून पसीने की कमाई से अपना दिन चलाता है, ठीक है, वो तो वोट देने का अधिकार उसे है ही नहीं। ये तो बहुत ही बड़ा क्राइम है कि जो गरीब होना ही फिर क्राइम हो रहा है अगर गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो महात्मा गांधी को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी और इन्होंने डिमांड किया था कि हर कोई इंडिया में वोट दे सकता है। और बाद में इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो फिर यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था कि 18+ हर सिटीज़न वोट दे सकता है। यहाँ पे भी यही चीज़ दिखाई गई है कि पहले भी बहुत से ऐसे कंट्रीज़ थे इंडिया के अलावा, यूके, जहाँ पे वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो जो वुमेन है उन्होंने क्या करी, लड़ाई करी कि हम मतलब अपने हक़ के लिए कि हमें क्या है, वोट देने का अधिकार है, ठीक है। क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे जो सारे आदमी लोग थे वो लड़ाई करने के लिए बाहर चले गए थे, तो औरतें ही घर का सारा काम, घर का भी काम कर रही थी, बाहर का जो काम मैन लोग करते थे वो भी वुमेन कर रही थी। तो लोगों ने भी देखा कि भाई वुमेन तो सारे काम कर सकती हैं, तो उन्होंने भी डिमांड किया कि जो लेडीज़ हैं उन्हें भी वोट देने का अधिकार है। तो ऐसे ही जो है बहुत सी कंट्रीज़ में औरतों को भी फिर राइट मिल गया था वोट देने का। सो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें समझाई हैं इस चैप्टर में आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच।